हेलो स्टूडेंट्स। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की नई क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्टेट्स और बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास। बस मैं इतना आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपकी जो ये उत्तराखंड में नई वैकेंसी आई है एएसओ की, और जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसकी सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब जाकर इसका बेनिफिट लीजिए। और बहुत ही डीपली मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, तो आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, लिख कर याद करते हैं, तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा टॉपिक मैं इसी क्लास में आज क्लियर करवाऊंगी आपको। तो मैंने लिखा भी देखो, ऑल इन वन क्लास, ठीक है। तो ये क्लास 11 के लिए भी बेनिफिशियल है और बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीसीए के स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी स्टेट्स आती है उसके लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने बोला, प्रोसेस इन विच द कलेक्टेड डाटा आर अरेंज्ड इन सेपरेट क्लासेस, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है ऐसी प्रोसेस जिसमें डाटा अपने अपने गुणों के हिसाब से, अपनी अपनी विशेषताओं के हिसाब से अलग अलग क्लासेस, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, अरेंज करा जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मीन्स दैट, देखिए आपने क्या किया, आपने जेंट्स लिए, लेडीज ली और बच्चे लिए, तो आपने सबको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, सबके जो काम है वो अलग अलग लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे भी छोड़िए, हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी लाइब्रेरी का। आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, आपको अचानक से कैसे पता चल जाता है कि इस रो में बीकॉम की बुक्स हैं, इस रो में आपकी बीए की हैं, इसमें आपकी बीएससी की हैं, कैसे पता चल जाता है? अरेंज होती है ना एक प्रॉपर वे में। एक अलमीरा खास उसी के लिए होती है, बीकॉम की क्लासेस की बुक्स के लिए। उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर की अलग रखी होती है, सेकंड की अलग रखी होती है, थर्ड की अलग रखी होती है, ऐसे ही होता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देना अपने डेटा को, किसमें, क्लासेस में, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। मेन फीचर्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के? मेन फीचर ये होते हैं कि एक तो ये रियल और इमेजिनेशन पर बेस होता है। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स में होता है, जाहिर सी बात है। बेसिस ऑन होमोजेनिटी, आप क्या करोगे, इसमें एक तरह की सजातीयता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, है ना। एक जैसी चीजों को ही तो एक जगह रखते हो, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यूनिटी एंड डिवर्सिटी शोन, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई, एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो गई, ये होता है यूनिटी इन डिवर्सिटी। होती है ना, देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो, फर्स्ट सेम में तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन क्या है वो एक जगह आपने कलेक्ट करके रख दिया, अरेंज तरीके से रख दी, तो क्या हो गया, यूनिटी इन डिवर्सिटी। ये था आपका मेन फीचर्स इसके। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसकी बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द डेटा। क्या कर देता है, सिंपल कर देता है, आसान कर देता है और संक्षिप्त कर देता है डाटा को। जाहिर सी बात है, जब आप आप एक अलमीरा में देख रहे हो और आपको एक उसमें बीकॉम की ही सारी बुक्स दिख रही हैं, तो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है आपके लिए, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, आपके लिए छोटी जगह हो जाती है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो। टू प्रोवाइड दैट बेस फॉर टेबुलेशन, आपको टेबुलेशन करने के लिए एक बेस मिल जाता है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, जब एक जगह ही डेटा होगा आपका, तो आपको क्या हो जाएगा, देखो एक जगह ही आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाली पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में पढ़नी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। टू मेक डेटा क्लियर एंड सर्टेन, जो डेटा है क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। टू प्रोवाइड लॉजिकल अरेंजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट हो जाता है उनका। इट हेल्प्स टू स्टडी द रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप का पता चल जाता है। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ डेटा, डेटा की सिमिलैरिटी भी पता चल जाता है, समानता भी पता चल जाती है और असमानता भी। फीचर्स ऑफ डेटा, डेटा के फीचर्स भी हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका क्या, क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स की, या इसे कह दीजिए रूल्स। इसके क्लासिफिकेशन के क्या रूल्स होते हैं, क्या इसका एलिमेंट्स होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि व्यापकता होनी चाहिए, डेटा का आपको पता होना चाहिए, आपको पूरे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब ये क्या बने, इसका आप क्लासिफिकेशन अच्छा सा कर पाओगे। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एक जगह पे रखा होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, आपका डेटा ढंग का है ही नहीं। होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। सुटेबल फॉर द पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए आपका ये क्लासिफिकेशन ना, मतलब जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हो उसमें थोड़ा बहुत आपको स्पेस भी रखना चाहिए। वैसे तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कभी इधर उधर की चीज और इंक्लूड करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए। मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी बहुत, गणितीय शुद्धता बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स। ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन आता भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, तो ये करने की बहुत ही जरूरत हो जाती है।
अब देखिए टाइप्स मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स बोल लीजिए, मेथड्स बोल लीजिए, क्या होते हैं ये? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, सबसे पहले गुणों के आधार पर। अब गुण ये नहीं हो गए कि आप अच्छे हो, बुरे हो, आप सुंदर हो, गोरे हो, ये सब गुण की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या इस चीज क्वालिटी किस चीज के लिए ये बोल रहे हैं? जिससे आपकी आइडेंटिटी होती हो, ये क्वालिटी आपके अंदर, यानी कि आपकी कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, हाइट, हेल्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डमनेस, ब्लाइंडनेस, लिटरेसी, आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हाइट क्या है, हेल्थ कैसी है, आप कौन से जेंडर से हो, मेल हो फीमेल हो, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप गूंगे बहरे हो, या आपकी साक्षरता कैसी है। ठीक है, तो ये होती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये इसे हमने किसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है इनको। तो पहला जो है वो है डिकोटोमी और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। देखो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? या तो किसी क्वालिटी की क्वालिटी प्रेजेंट होगी या अब्सेंट होगी, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका एजुकेटेड एंड एजुकेटेड, या तो बंदा एजुकेटेड होगा या फिर वो अनएजुकेटेड होगा। तो इस तरह से जब आप क्लासीफाई करते हो तो ये बोला जाता है आपका टू फोल्ड क्लासिफिकेशन। टू फोल्ड नाम से ही पता चल रहा है, टू फोल्ड यानी कि जिसमें सिर्फ दो ही क्वालिटी की बात होगी। मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन ये आ गया आपके मोर देन टू क्लासिफिकेशन। क्या होता है? जब एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन करना हो। कैसे? आपने पॉपुलेशन को पहले फीमेल और मेल में करा क्लासीफाई, उसके बाद फीमेल को लिटरेट इलिटरेट में कर दिया, मेल को कर दिया लिटरेट और इलिटरेट में। इसी तरह आपने लिटरेट को भी बांट दिया एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड में, इलिटरेट को बांट दिया एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड में। तो ये क्या हो गया आपका? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया, बहुत तरीके से, है ना। चलते हैं आगे। अब आता है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज मिजरेबल। देखो अच्छा, क्वालिटी वो जिसे मापा नहीं जा सकता और क्वांटिटी वो जिसको आप माप सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें आप माप सकते हैं, एज, हाइट, वेट, मार्क्स एटसेट्रा। अच्छा, आप बोलोगे कि पीछे भी आपने ये एग्जांपल लिखवाया, एज भी लिखवाया, शायद एज नहीं लिखवाया, हाइट लिखवाया। तो देखो एक तो ये बात होती है कि जितने भी लंबे लोग हैं वो सब इस रो में आ जाओ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये हो गई क्वालिटी। और अगर बोला जाए जितने भी 5 फीट 2 इंच के लोग हैं वो इस रो में आ जाओ, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी। जब हमने क्या कर दिया, मिजरेबल बात बोल दी, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल है इसका, पहला इसका पार्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्या? भौगोलिक स्थिति के आधार पर, एरिया और प्लेस के आधार पर। देखो जैसे कह रहे हैं कि अगर राजस्थान वीट प्रोडक्शन इन 2002 में राजस्थान में कितना गेहूं प्रोडक्शन हुआ, उसका अगर हम अदर स्टेट के प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो ये होगा आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, है ना। राजस्थान का लिख दिया, इधर आपने उत्तराखंड का लिख दिया, यूपी का लिख दिया, तो ये सब क्या हो गया आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि टाइम के हिसाब से, क्रम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल ईयर ये सब थे और एडमिशन इतने बच्चों ने लिया, तो ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल। वेरिएबल क्लासिफिकेशन भी होते हैं आपके, विच आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी। जो ऐसे चीजें होती हैं जो कि बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। और शेप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, क्या करती हैं? अपना आकार ले लेती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। तो इसमें जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होती है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है आपका कंटिन्यूस वेरिएबल। देखो ये डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल ये ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टेट्स आपने पढ़ी होगी पहले। तो डिस्क्रीट होता है, बस ये समझिए कि जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, फुल्ली डिफरेंट और फाइनाइट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये किसी पे डिपेंड थोड़ी है, ये चला जा रहा है, अकेला अकेला है ना। तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? ये होता है डिपेंडेंट होते हैं और इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल 0 to 10। अब 0 to 10 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना। 2.5 हो गया आपका, 3.75 हो गया, इधर 10 to 20 के बीच में आपका 2.95 हो, सॉरी 12.95 हो गया। तो ये बहुत सारा, ये ऐसे जो होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं जिनके बीच में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। और डिस्क्रीट होते हैं अकेले। कैसे? ये हाइट है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इनकम है, ये नंबर ऑफ स्टाफ है, ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूस है। आपको खुद ही दिख रहा होगा, हाइट हो गई ये सब और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गई ये। लेकिन इनकम जब ऐसी हुई 1000 से लेकर 1500, 1500 से 2000, तब ये कंडीशन है। तो ये कंटिन्यू, इस तरह की जो सीरीज होती है वो कंटिन्यूस बोली जाती है। इस तरह के जो चर होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल बोले जाते हैं, सीरीज बोल लीजिए, बात एक ही है। और इस तरह की जो होती है वो डिस्क्रीट बोली जाती है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन होता है फिनिश। अब आ जाते हैं हम टेबुलेशन पर। देखा जाए ना तो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन एक ही बात है। अगर जो हमने क्लासीफाई करा उनको आप टेबल के फॉर्म में कर दें तो ये हो जाता है आपका टेबुलेशन। क्या बोला देखो, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को क्लासीफाई करने के बाद, यानी कि वर्गीकृत करने के बाद, रिप्रेजेंट्स इन टेबल्स फॉर टू सिंप्लीफाई नॉलेजेबल शॉर्ट बाय कॉलम्स एंड रोज। टेबुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी फाउंड टेबल।
टेबुलेशन क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए कि टेबुलेशन जो होता है यानी कि सारणीकरण, ये एक आपकी प्रक्रिया होती है जिससे हम क्या फाउंड करते हैं, टेबल फाउंड करते हैं। आप पूरा टेबुलेशन करोगे, मतलब अगर आप लिख रहे हो ना टेबल्स में, तो उसे बोला जाएगा क्या, टेबुलेशन। और जब वो बन के तैयार हो जाएगा दैट इज कॉल्ड टेबल। तो कह रहे हैं कि जब डेटा को हम क्लासीफाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसको किस में दिखाते हैं, टेबल्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए, छोटा करने के लिए रो और कॉलम्स में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें आराम से सारी सिचुएशन पता चल जाती है। टेबल के फॉर्म में आपने भी देखा होगा, जैसा आपका रिजल्ट आता था, रिजल्ट आपका ऐसे ही थोड़ी आया, पहले क्या हुआ होगा, आपकी नोटबुक चेक हुई ना, नोटबुक चेक होने के बाद आपके सारे नंबर एक जगह पे कलेक्ट किए गए, क्लासीफाई किया गया, इसमें इतने नंबर हैं, इसमें इतने नंबर है, और उसके बाद उसे टेबल के फॉर्म में कर दिया गया। तो ईजी हो गया ना रिजल्ट समझना। तो यही होता है क्या, क्लासीफाई और टेबुलेशन। आगे इसकी एक वो भी है, आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन अ फॉर्म डिजाइन्ड टू इंड्यूसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन कॉर्नर। ये बोली है कॉर्नर ने। तो कुछ नहीं, एक दो वर्ड मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि किसी भी डेफिनेशन को याद करने का क्या तरीका होता है कि आप कोई भी एक आध वर्ड उठा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप बस उसे दिमाग में बिठा लीजिए कि कॉर्नर ने ये बात कही है, फिर उससे मिलती जुलती जो भी आपको डेफिनेशन मिलेगी वही आपकी डेफिनेशन क्या होती है, सही होती है। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने देख लिया न्यूमेरिकल डेटा, ऑर्डरली यानी सिस्टमैटिक देख लिया, इसमें हमने एक नया वर्ड देखा इल्यूसिडेट, तो ये क्या हो जाएगा, इल्यूसिडेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये किसका है, कॉर्नर का है। क्या बोला कॉर्नर ने हिंदी में, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट रूप से रखने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। तो विचाराधीन आप हिंदी से लीजिए और इल्यूसिडेट इंग्लिश से लीजिए, और आप कभी भी इसमें मात नहीं खा सकते फिर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये भी मैं बता देती हूँ। क्या है, होता है क्लासिफिकेशन में पहले क्लासीफाई होता है, आपको पता है टेबुलेशन से पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट टेबुलेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सांख्यिकी विश्लेषण का एक मेथड है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक मेथड है, और ये स्टेट्स को प्रेजेंट करने का यानी कि सांख्यिकी को शो करने का एक मेथड है। क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होता है, फंडामेंटली स्टेटिस्टिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेस पे होता है। और ये किसके बेसिस पे होता है, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन जब हो जाता है उसके बेस पर आपकी क्या बन जाती है, टेबुलेशन बनती है। डिफ्रेंसिएशन बाय सिमिलैरिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है, समानता और विशेषताओं के आधार पर इसमें अंतर किया जाता है क्लासीफाई में, और इसमें टेबुलेशन में रोज एंड कॉलम्स के आधार पर। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ टेबुलेशन, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। भाई इससे क्या होता है, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, पता ही है आपको, सिस्टम से हो जाता है, टेबल के फॉर्म में हो जाएगा तो सब कुछ आप आसानी से समझ सकते हो, है ना। कंसाइज एंड फिक्स्ड फॉर्म, संक्षिप्त रूप में हो जाता है और एक फिक्स्ड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको एक विवरण मिल जाता है जितने भी विशेषता है इसकी। इजी टू कंपेरेबिलिटी, इजी हो जाता है किसमें, कंपेयर करने में। भाई 2-3 रिजल्ट आपको मिल गए टेबल की फॉर्म में, आप आराम से पता लगा सकते हो कि किसने ज्यादा अच्छा पढ़ा है, किसके मार्क्स किसमें कितने हैं। बच्चे भी ऐसे बहुत करते हैं, स्टूडेंट्स ना एक दूसरे के मार्क्स ऐसे ही तो देखते हैं। भाई हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट आता है उसमें भी तो हम ऐसे ही देखते हैं कंपेयर करके कि हमारी मेरिट क्यों रह गई कम, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाला था उसके ज्यादा मार्क्स थे हमारे से, है ना। तो यही चीज है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन, क्या इंपॉर्टेंस है क्या एडवांटेजेस है इसकी। इजीनेस हो जाती है, इसमें खर्चा नहीं होता, एक्सपेंसिवनेस, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो जाती है, फैसिलिटी ऑफ कंपेरेबल स्टडी, यही चीजें मैं आपको बार बार बता रही हूँ। हेल्पफुल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टेट्स का जो एनालाइज है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसमें लिमिटेशन भी होती है हर चीज की। भाई इसमें क्या होता है, स्पेशल नॉलेज नीडेड, इसे समझने के लिए नॉलेज चाहिए होता है। अब देखो रिजल्ट तो मैंने एक नॉर्मल बात बताई ना, लेकिन अगर आप बड़े बड़े वो देखें, किसी कंपनी का रिकॉर्ड देखें, बहुत सारी कंपनी का रिकॉर्ड्स देखें या कुछ भी देखें, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल स्किल्स की जरूरत है ना। ओनली स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स नॉट स्टेटमेंट, इससे केवल क्या होता है, आंकड़े पता चलते हैं, स्टेटमेंट पता नहीं चलते, सॉरी। नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये जो गुणों वाले एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूजफुल नहीं होता। एंडनेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल की अपनी इंडिपेंडेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन होता है, उसके लिए 2 या 2 से ज्यादा आंकड़े चाहिए, तो अकेले की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं हम इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेबल, क्या होना चाहिए, एडिक्यूट साइज होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उद्देश्य के अकॉर्डिंग, कंपेरेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव, यही बात हम बार बार कर रहे हैं। मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं अच्छा टेबल के, ये भी देख लो। टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, कैप्टन्स एंड स्टब बॉक्स, कैप्शंस, गलत लिख दिया मैंने, कैप्शंस एंड स्टब्स, रूलिंग एंड स्पेसिंग, मेन बॉडी ऑफ टेबल, फुटनोट्स, सोर्सेज ऑफ डेटा, ये लिखा हुआ है देखो। ये हो गया आपका स्टब बॉक्स, हो गया इधर का जो ये वाला होता है आपका, उसको स्टब बॉक्स बोलते हैं। ऐसे में जो होता है उनको कॉलम बोलते, ये कॉलम हो गया आपके, है ना। ये इधर के क्या होगा, स्टब बॉक्स। रोज को बोलते हैं स्टब बॉक्स,
और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम। ध्यान रखना भाई, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वर्टिकल फॉर्म स्टब बॉक्स और हॉरिजॉन्टल कॉलम। यहाँ पे आ गया आपका टोटल, ये आपने इस तरह कर दिया, टेबल नंबर डाल दिया, ऊपर टाइटल डाल दिया आपने, नीचे आ गया आपका फुटनोट और सोर्स। देख लो बच्चों, आज इसको टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। अब आ जाते हैं जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन। क्या है? साइज अकॉर्डिंग टू पेपर, पेपर के अकॉर्डिंग साइज होना चाहिए इसका। सीरियल नंबर फॉर कॉलम एंड रोज, सीरियल नंबर होने चाहिए। सिंपल, नॉलेजेबल, फुल पूरा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। परसेंटेज एंड अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, परसेंटेज भी होनी चाहिए और चीज़ें भी होनी चाहिए इनकी नीड के हिसाब से। जहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिखाने वो भी दिखाने चाहिए आपको। नियर बाई कॉलम्स फॉर कंपेरेबल स्टैटिस्टिक्स, जिनकी आपको कंपैरिजन करना है उन्हें आसपास के कॉलम में ही रखना चाहिए। सिंपल, नीट एंड क्लीन एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। नोट फॉर अनकम्प्लीट, अगर कुछ अनकम्प्लीट है उसके लिए नोट भी देना चाहिए। अब आ जाता है काइंड्स ऑफ टेबल पर। काइंड्स ऑफ टेबल, कितनी तरह की ये टेबल्स होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस टेबल, एक तो जनरल पर्पस टेबल हो गई ऐसी जिसका कोई उद्देश्य ना हो, नॉट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। ऐसी भी जो टेबल्स होती है, नॉर्मल टेबल्स बनती हैं, वो ऐसी होती है जनरल पर्पस टेबल। वेरी बिग, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए बनती है। बैक साइड ऑफ रिपोर्ट्स के पीछे बनी होती है ये ज़्यादातर। प्रेजेंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये किसी भी प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट्स को दर्शाती हैं। रेफरेंस टेबल इसमें बनी होती है। सेंसस रिपोर्ट्स होती हैं जो, और अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होता है। देखिए आपने कभी देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, तो ये वाली होती है क्या, जनरल पर्पस टेबल। इस पर स्पेशल पर्पस टेबल कैसी होती है? ये होती है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनती है, जिन्हें बोलते हैं समरी टेबल। ये इसमें क्या होता है, समरी होती है किसी टेबल के ना, शॉर्ट होती है, अंडरस्टैंड करने में आसान होती है, इफेक्टिव होता है इसका रिजल्ट। तो जैसे इसमें परसेंटेज निकालने के लिए, प्रोपोर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ये जो टेबल्स होती हैं वो यूज होती है। टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के हिसाब से कौन कौन सी टेबल्स होती हैं? ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल। न्यू टेबल, नए सिरे से टेबल को बनाया जाता है इसमें। और प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इन इट्स फंडामेंटली फॉर्म, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये इसके मौलिक रूप में ही रखे जाते हैं। ये होती है ओरिजिनल, यानी कि आपने डेटा कलेक्ट करा और लिख लिया बस। अभी ये वाली कौन सी हो गई, प्राइमरी टेबल। डेरिवेटिव टेबल्स कौन सी होती है? इसमें आप परसेंटेज लगाते हो, ज्यादातर ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज होती है, प्रोपोर्शन के लिए यूज होती है। ये होती है आपकी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देख लो भाई, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वीमेन 2021, ये इस टाइप की जो होती हैं। देखो ये तो नॉर्मल है जैसा बनती है टेबल, लेकिन ये 0.19, ये फुल मार्क्स ना लिख के पॉइंट्स में लिख देना, परसेंटेज में लिख देना, तो इस तरह की क्या होती है, ये डेरिवेटिव होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया डेरिवेटिव कैसे होती हैं। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कैसी होती हैं आपकी टेबल्स। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सिंपल टेबल होती है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें शो हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल टेबल, है ना। जैसे ये आपने बस रिलीजन के आधार पे एक टेबल बना दी, तो ये हो गई आपकी क्या, सिंपल टेबल। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल की, डबल और टू वे टेबल। टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो विशेषताओं के आधार पर अगर आप टेबल बना दें तो उसे बोलते हैं टू वे टेबल। देखो ये जैसे टू हमने विशेषताएं क्या ली, ये ली राइस और वीट के हिसाब से, उसमें तो केवल रिलीजन दिए थे ना, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट टाइप की। ऐसे ही ट्रिबल और थ्री वे होगी, इसमें आप क्या कर दोगे, राइस, वीट, और आप इसमें और कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। ऐसी आपकी क्या होगी, मैनीफोल्ड होगी टेबल, उसमें आप राइस, वीट और 2-3 और आइटम ले लिए तो वो हो गई मैनीफोल्ड। 3 ले लिए तो 3 थ्री फोल्ड हो गई, बहुत सारे ले लिए तो मैनीफोल्ड हो गई। तो इस तरह की टेबल्स होती हैं। अब देखो एक आपका ये भी एक टॉपिक था पहले कभी, अब तो खैर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वही मेरी बात कहने की कि अगर कुछ भी आ जाए, मतलब हल्का सा भी हिंट सा भी आ जाए, और अगर आपको कुछ आपने पढ़ा होगा तो कुछ तो आपको वहाँ पे याद आएगा ही ना। तो एक चीज़ आप ये याद रखना, मैकेनिकल टेबुलेशन की भी बात करने लग गए थे वो, कि बाद में क्या हुआ, जहाँ पे बहुत बड़े एरिया होते थे वहाँ मशीन के थ्रू टेबुलेशन होता था, है ना। अब तो देखो इस चीज़ के लिए क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आ गया, आप सब कुछ फीड करते जाते हो कि इतनी भी बड़ी टेबल बना लो, है ना। तो ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन पहले क्या होता, तो उसके लिए हॉलोलिथ सिस्टम होता था, पावर्स सेमस सिस्टम होता था और पैरामाउंट सिस्टम। ये तीनों सिस्टम ना याद कर लेना, समझने नहीं है इन्हें, बस ये याद आना चाहिए कि हॉलोलिथ सिस्टम, पावर्स सेमस सिस्टम और पैरामाउंट सिस्टम, ये किससे रिलेटेड था, ये था मैकेनिकल टेबुलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपकी टेबुलेशन भी पूरी हो गई और आपका क्लासिफिकेशन भी पूरा हो गया। लास्ट रह गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे भी हम पूरा कर लेते हैं। देखो क्या होता है, आर टेबल शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज साइड बाय साइड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसी टेबल जिसमें क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज दिखाई जाती हैं वेरिएबल की और उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी की, साइड बाय साइड, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें एक नॉर्मल बात सुनो,
कोई भी डेटा आपके पास है, जैसे ये है सपोज 5 6 2 3 2 11 5 3 3 11 11 11, ये एक बिल्कुल बेकार डेटा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इसे ऐसे फॉर्म में करते हैं, क्या क्या नंबर्स हैं भाई आपके पास? 2 है आपके पास, 3 है आपके पास, 5 है आपके पास, 6 है आपके पास और 11 है आपके पास। यही तो नंबर्स हैं, इसके अलावा और नंबर तो है नहीं। और फिर मैं इनका रिपीटेशन बता दूं आपको। रिपीटेशन ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। कोई नंबर कितनी बार किसी सीरीज में आया है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी, यही इसकी आवर्ती, यही इसका रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी बोल रहा, आवर्ती बोल लो, बारंबार बोल लो, या फिर इसको क्या बोल लो? रिपीटेशन बोल लो। तो ये क्या है? 2 देखो आपको कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 आपका कितनी बार आया है? 1 2 3 3 टाइम्स आया है। 5 आपका कितनी बार आया है? 1 2 2 टाइम्स आया है। 6 आपका 1 टाइम आया है और 11 आपका 4 टाइम आया है। तो अब इसका कुछ मतलब हो गया ना सीरीज का। कुछ तो मतलब लग रहा है आपको कि एक्स ये 2 इतनी बार आया है, ये इतनी बार आया है। लेकिन जब ये ऐसा था तो ये रो डेटा था बिल्कुल, तो वो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहना क्या जा रहा है। इसकी एक डेफिनेशन भी है, वो भी देख लेते हैं क्रोक्सटेन एंड कोडेन के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ statistical tables which shows the set of all distinct values of the various arranged in order of magnitude either individually or in groups with their corresponding frequency side by side। अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब हम इसको अच्छे से क्लासीफाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये कहा जाता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सीरीज का भाई। क्लासिफिकेशन सीरीज का कैसा होता है? आपके पास होती है 3 तरह की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ये थी जो ये फर्स्ट वाली, ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज, ये वाली हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज आपकी कैसी होती है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स लगातार। तो यानी कि जो ऐसी सीरीज होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सब क्या होती है? आपकी कंटिन्यूस सीरीज। और इन्हीं में आपकी आती है मार्क्स लेस देन वाली सीरीज भी, मार्क्स अबव देन वाली भी, एक्सक्लूसिव सीरीज भी, इंक्लूसिव सीरीज भी। ये सब आपकी किसमें आती है? इसमें ही आती है। देखिए कैसे ये वाली जो सीरीज होती है बिल्कुल 0 to 10, 10 में L2 इसका हो गया क्या? अपर लिमिट इसकी क्या है? 10 है और इसकी लोअर लिमिट क्या है? 10 है। तो जब एक दूसरे से जुड़ी हुई बिल्कुल सीरीज होती है उसको बोलते हैं हम क्या? कंटिन्यूस की एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन अगर ऐसी सीरीज हो जाए 0 to 9, 10 to 19, अब तो ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है ना, है तो जुड़ी हुई, सही तो हम इन्हें कर लेंगे। लेकिन ये कौन सी सीरीज हो जाएंगी? ये होती है इंक्लूसिव। आपको पता होना चाहिए, पहचान में आपको आना चाहिए, है ना। देखते हैं आगे। अब लेस देन सीरीज आपके पास अगर है तो आप कैसा करोगे इसको? जैसे ऐसे दी रहेगी सीरीज। अब अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको क्या लगेगा? ये है डिस्क्रीट सीरीज, बट इसमें क्या लिख दिया? लेस देन, तो ये है कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। इसको हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? लेस देन लिखा है तो ये हो गया 10 से कम, लेस देन 10 से कम, 20 से कम। भाई कितना कम? इतना कम जितना इनके बीच में गैप है। तो हमने बना दिए क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से करके हमने क्या बना दिए? इसके क्लास इंटरवल्स बना दिए। अब क्या फ्रीक्वेंसी वैसे ही उतार ले? नहीं, ये तो 10 की फ्रीक्वेंसी थी, ये 20 की थी, ये 30 की थी। हमें इसे भी सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे? बहुत ईजी। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 3, 10 से 20 की क्या बन जाएगी? 8 - 3, 20 से 30 की 17 - 8। ये इस तरह से क्या बन जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी? मैंने इधर दिखाया भी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार देखोगे आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन वहां पे हमें भाई बिल्कुल सही करना है, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। मोर देन सीरीज में आ जाओ। मोर देन सीरीज में क्या होता है? मार्क्स मोर देन लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। मोर देन भी क्या होती है? मैंने बताया अभी, कंटिन्यूस सीरीज। इसको भी सही करेंगे भाई। वहाँ लेस देन था तो हमने इससे नीचे ले लिया था, अब मोर देन है तो 0 से 10। क्यों 10? क्योंकि गैप कितना है? 10 का। 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से करके आपने पूरी सीरीज बना दी। देख लेना इसे अच्छे से। फिर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या वही रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब की बार क्या बात हुई? मोर देन की। पहले मैंने क्या कहा था इसमें? लेस देन वाले में पहले वाला सेम, फिर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। अब की बार कैसे शुरू करते हैं? फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो। 80 - 77, 77 - 72, 72 - 65, इस तरह से करके पूरी सीरीज निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं मिड वैल्यू पर। मिड वैल्यू कैसा होती है भाई आपकी? मिड वैल्यू वाली भी जो सीरीज होती है वो भी आपकी कंटिन्यूस सीरीज होती है। कैसे बनानी पड़ती है? ये लिखिए मिड वैल्यूज, ये लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है इसकी, मिड वैल्यू वाले की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखेंगे। तो ये बना दी। बनाते हैं क्लास इंटरवल। बहुत ईजी है भाई। देखो अगर तो कोई बच्चा ना उसको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इंटेलिजेंट अच्छे बच्चा है तो। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल का। क्या? मिड वैल्यू प्लस माइनस इंटरवल्स अपॉन 2। मिड वैल्यू हो गई आपकी कितनी दे रखी है भाई क्वेश्चन में? 1, ठीक है। मिड वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको ना करके। मिड वैल्यू हो गई आपकी +1। फिर क्या फॉर्मूला है? प्लस माइनस। अभी हम प्लस वाला निकाल लेते हैं। इंटरवल्स हो गया 1 और 2 का कितना इंटरवल्स है भाई? 2 - 1 अपॉन में आ गया 2। 1 + 1/2, 1 + 0.5, 1 - 5 प्लस वाला है तो ये हो गया आपका L2। अब इसे ही माइनस में कर लेते हैं। पूरा क्यों करूं मैं यहीं पे माइनस कर लेती हूँ। 1 - 0.5,
क्या आ गया 0.5, ये हो गया आपका L1। तो L1 क्या हो गया आपका 0.5 से 1.5। इसी तरह से फिर हम आगे का भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाती है आपकी मिड वैल्यू सीरीज। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। मैंने आपको क्या क्या करवाया देखो बच्चों, मैंने इसमें आपको क्लासिफिकेशन करवाया, मैंने इसमें आपको टेबुलेशन करवाया, मैंने इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया है आपको। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस टॉपिक को अच्छे से यहीं से पढ़ के चले जाना, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। और इस टॉपिक में आपके मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी तरह मैंने जो पहली क्लासेस दी हैं आपको वो भी ऐसी हैं। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टार्ट होगी। मैंने अभी सिलेबस आगे का देखा नहीं, तो ये आपका काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से आपका ज़्यादा नहीं तो इसमें आपका 20% यही था सिलेबस, इतना आपका हो चुका है। और आगे के लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए मेरे साथ। असिस्टेंट अकाउंटेंट मास्टर क्लासेस आपके लिए ऑल द बेस्ट कहता है। हमारी जो ये फैमिली है ये बहुत आगे बढ़े और आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं अपने एग्जाम में, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।